Hello everyone. In our last, I gave you this sum as a homework. Okay. I hope that many of you might have solved this sum as a homework, but still, I'll solve it for you all. Okay. Machine hour, cost of the machine and installation charges. These two will be added to the cost of the machine. Estimated scrap value minus from the cost of the machine. Rent and rates of the shop per month. याद रखना ये per month है तो क्या करना होगा into 12. जनरल लाइटिंग पर मंथ है तो क्या करना होगा into 12 क्योंकि हमें सब डेटा एनुअली चाहिए होता है. इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन पर एनम दिया है तो इसमें कुछ नहीं करना है. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर एनम दिया है तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है. पावर कंजम्पशन कितना है 10 यूनिट्स पर आवर. 1 आवर में 10 यूनिट्स. ओके. रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट कितना दिया है 20. 100 रुपीज का 100 यूनिट का 20 है तो 10 यूनिट का कितना होगा 2. तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं 10 यूनिट का 2. सो कैन आई से 1 आवर का 2 होगा. एस्टिमेटेड वर्किंग आवर पर एनम 2200. इसका वर्किंग आवर है एक साल का. दिस इंक्लूड नॉन प्रोडक्टिव सेटिंग अप टाइम. इसमें 200 जो है वो नॉन प्रोडक्टिव टाइम होता है उसमें सेटअप करने में जाता है हर साल. शॉप सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ दिया है तो क्या करना होगा हमें इंटू 12. ओके. The machine occupies 1/4 of the area of the shop. शॉप के एरिया का 1/4 पार्ट कौन ऑक्यूपाई करता है मशीन. The supervisor is expected to devote 1/5 of his time for the supervising. सुपरवाइजर का जो भी टाइम रहेगा उसमें से 1/5 टाइम मशीन को देता है सैलरी का. तो फिर उसका सैलरी का भी 1/5 हम मशीन में दे देंगे. This is computing of machine hours, particulars, working per annum and per hour. Okay. Standing charges. रेंट एंड रेट्स का क्या था 200 रुपया इंटू 12. क्यों किया क्योंकि इसको एनुअल में कन्वर्ट करना था. इंटू 1/4 क्यों किया बिकॉज मशीन जो है वो पूरे रूम का सिर्फ 1/4 एरिया ही ऑक्यूपाई करता है. ठीक है. इतना हो जाएगा 1/4 तो मशीन इतने में ही है तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया आ गया एनुअली 600. जनरल लाइटिंग का 300 इंटू 12 क्यों किया क्योंकि उसको एनुअल में कन्वर्ट करना था. इंटू 1/4 क्यों किया क्योंकि मशीन 1/4 एरिया कवर करता है तो ये आ गया 900. इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली दिया होता 960 वो डायरेक्टली आ जाएगा. सॉरी. द सुपरवाइजर सैलरी जितनी भी उसकी सैलरी थी इंटू 12 मंथ इंटू 1/5. क्यों क्योंकि वो अपने टाइम का 1/5 टाइम ही मशीन के लिए डिवोट करता है तो 1440. टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं. 600 plus 900 plus 960 plus 1440 कितना हो गया 3900. ओके. स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर कितना होगा स्टूडेंट. यहाँ पर भले ही 2200 आवर्स दिए बट 200 आवर्स जो है वो सेटअप करने में जाता है तो उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. कैलकुलेट करेंगे 2000 आवर्स. ठीक है. जितने में वो प्रोडक्टिव काम करता है. 3900 डिवाइडेड बाय 2000 1.95. Okay, this is our standing charges. मतलब तुम्हारी मशीन काम करे ना करे 1.95 पर आवर अपना जाने वाला है मशीन के पीछे. नेक्स्ट हो गया हमारा रनिंग चार्जेस. रनिंग चार्जेस में क्या आएगा पावर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड डेप्रिसिएशन. पावर के बारे में मैंने जैसा बताया था वैसे ही करो. ये भी सही तरीका है लेकिन मैंने जैसा बताया वो दैट वुड बी मच बेटर. मैंने कैलकुलेट करके बताया आप लोगों को कि 2 रुपीज कैसे आएगा. ये देखो. ओके. तो ये मेथड से भी करोगे तो भी आ जाएगा तुम्हारा आंसर. तो इट विल कम टू 2 रुपीज. ओके. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का क्या बोला है 1000 है लेकिन हमें पर आवर का रेट चाहिए ना तो 1000 डिवाइडेड बाय 2000 कर देंगे तो 0.50 पर आवर का रेट आएगा. डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला वी ऑल नो वेरी वेल.
cost plus installation charges minus scrap value divided by life. कॉस्ट कितना था 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाय 15. एक्चुअली 15 ईयर्स है ना, लेकिन इसको इंटू 2000 क्यों किया, क्योंकि हमें आवर्स में मतलब पर आवर का पता करना है डेप्रिसिएशन, इसलिए इसको 2000 से मल्टीप्लाई किया. 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 5,000, 1,05,000 आ जाएगा. डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 15, 30,000. वन लाख 5,000 डिवाइडेड बाय 30,000 कितना हो गया 3.5. ओके, सो इन तीनों रेट्स को हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 6. 2 प्लस 0.5 प्लस 3.5 एग्जैक्ट 6. तो 6 रुपीज इज योर रनिंग चार्जेस. अगर तुम्हारी मशीन ने काम किया तो 6 रुपए पर आवर तुम्हारे कॉस्ट जाने वाला है, और अगर मशीन काम नहीं कर रहा है तो कितना जाएगा 1.95. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मशीन आवर. दोनों को ऐड कर देंगे तो मशीन आवर्स रेट मिल जाएगा हमें. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर द डे फ्रॉम दिस चैप्टर. I hope that overhead chapter is very much clear to you all. Overhead में हमने 3 चीजें बहुत अच्छी तरीके से सीखी. That is primary distribution, secondary distribution, and then after that we learn machine hour rate. ठीक है, so this is it. इतना ही पार्ट है हमारा ओवरहेड्स में, but still I would ask you all to learn it thoroughly because it may be asked in objective form as well as full length पेपर जो बनता है उसमें. तो आप लोगों को ये सब अच्छे तरीके से पढ़ना होगा. ठीक है, there should be no confusion. If anyone is having any doubt in any point, then please watch the lecture again, and still if something is not getting clear to you all from my side, so you all can ask me to for explanation. So definitely in my next lecture स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करती जाऊंगी. तो प्लीज कोई भी चैप्टर से कोई भी डाउट है आप लोगों का तो डाउट पूछोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में वो डाउट क्लियर होते जाएगा. एग्जाम आने पे तुम डाउट पूछोगे तो वो सही नहीं होगा. So till now we all have solved many a sum on this. So today we are going to start with a new chapter, that is cost sheet. अब 2 ही चैप्टर रह गए, कॉस्ट शीट रह गया, दूसरा रह गया रिकंसिलिएशन. ठीक है, तो कॉस्ट शीट सीखना पहले बहुत जरूरी है, बाद में हम लोग रिकंसिलिएशन एंड में सीखेंगे. ठीक है, सो लेट्स ऑल स्टार्ट विद द कॉस्ट शीट. ये प्रोफॉर्मा है. कॉस्ट शीट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट mandatory cost accounting standard would appear as follows. स्टूडेंट, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होता है, जैसे स्टैंडर्ड ऑडिट बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑडिट ऐसे होता है, और उसके अलावा भी आता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम साइड ऑफ हायर अथॉरिटी एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रिपेयर इट. जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जैसे वर्टिकल बैलेंस शीट बोल दिया गया है,
तो हमें वैसा ही वर्टिकल बनाना है, हमें अपने और से कुछ चेंजेस नहीं ला सकते। वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का भी होता है। अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैंने आप लोगों को वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट सिखाया था, तो वैसे ही तरीके से ये है कॉस्ट शीट। ठीक है, whenever you are studying cost sheet, no, always remember one thing, that it is all about manufacturing company. ठीक है, कॉस्ट शीट बनाता कौन है? कॉस्ट अकाउंटेंट, राइट? और ये होता क्या है? फैक्ट्री में। तो यहाँ पर प्रोडक्ट, उसका पर यूनिट का रेट वो सारी चीजें भी आ जाती है। ठीक है, okay, so here we are going to start with it. Step element of cost, अमाउंट, एक इनर कॉलम में आएगा और एक आउटर कॉलम में आएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले आएगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज। ओपनिंग स्टॉक मतलब लास्ट ईयर से जो इस साल कैरी ऑन किया हम लोग ने, ऐड करेंगे परचेज की, क्या इस साल परचेज किया। परचेस करते हो तो उसके ऊपर जो एक्सपेंस हुआ, जैसे कि फ्रेट और जो भी है खर्च किया, कैरेज इनवर्ड जो भी है वो सब ऐड हो जाएगा। और माइनस क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई है। ठीक है, ये सब एडलाइज करने के बाद हमें जो एंड में मिलता है, दैट विल बी आवर नेट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, आफ्टर दैट हियर इट कम्स डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब ऐड कर देंगे हम लोग। डायरेक्ट मटेरियल में क्या ऐड करेंगे? डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। और हमें क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट किसे मिला? a प्लस बी प्लस सी, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद आएगा वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड लेस स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। ओके, दिस इज द अमाउंट। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट आ जाएगा। वर्क कॉस्ट मिल जाएगा, किससे किसको किसको ऐड करेंगे? दिस प्लस दिस, सॉरी, ओके, ये फाइनली होगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसका जो भी होगा वो ऐड करेंगे तो उससे हमें मिलेगा वर्क्स कॉस्ट। देखो यहाँ पर तुम्हें इतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा, ये सब चीजें और अच्छी तरीके से कब क्लियर होंगी? जब तुम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करोगे। ओके, इसमें ऐड कर रहे थे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, आफ्टर दैट ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। वी ऑल नो इट वेरी वेल कि ऑफिस एंड एडमिन में क्या आता है? सैलरी, depreciation to computer, furniture, like that. Cost of production आ गया। ये सब ऐड करने के बाद उसके बाद हम ऐड करते हैं फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स में ऐड क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसका हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या क्या आता है? एग्जांपल्स, सेल्समैन सैलरी, depreciation to delivery van, free samples, exhibition charges। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, है ना, ये सारे जो खर्चे होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं, वो सब इसमें आ जाएंगे। ये सारे एक्सपेंस को ऐड करने का हमें क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब हमें पता चल गया कि कॉस्ट क्या है एक प्रोडक्ट का। ठीक है,
बट अभी हम लोगों ने सपोज कोई प्रोडक्ट 10 रुपए में बनाई, ओवरऑल कॉस्ट 10 रुपए गया एक यूनिट बनाने में, तो क्या हम उसे 10 रुपए में ही बेचेंगे? नहीं, हम लोग 2 रुपए प्रॉफिट मार्जिन तो ऐड करेंगे ही, और उसके बाद उसको मार्केट में 12 रुपए में बेच देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में हम क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्ट का रेट निकालते हैं, यूनिट का रेट निकालते हैं। ठीक है, या तो तुम एक यूनिट का रेट भी निकालो या तो फिर ओवरऑल कॉस्ट निकालो, दोनों एक ही बात है। लेकिन हाँ ये है कि यूनिट रेट में एक यूनिट की बात करते हैं, और रेट और कॉस्ट में हम ओवरऑल जितना कॉस्ट लगा है वो सब एड ऑन करते जाते हैं। मैं तुमको दोनों टाइप के सम्स कराऊंगी, एक जिसमें यूनिट का रेट निकालना है ऐसे टाइप का भी कराऊंगी, और ऐसा भी कराऊंगी जिसमें ओवरऑल कॉस्ट बेसिस पे सॉल्व किया हो। ओके, या इसमें एक्सप्लेन करने जैसा इतना कुछ नहीं है, तुम लोगों को बस फॉर्मेट मगअप करना होगा, दैट्स इट। एक बार फॉर्मेट आ गया तो उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है कि किस हेडिंग में क्या जाएगा, राइट? ओके, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर द डे from the books of accounts of Messrs. Avadhoot Enterprise. The following details have been extracted for the quarter ending 31st March 2014. Particulars amount. इस तरीके से क्वेश्चन आता है और इस तरीके से आपको सारा डिटेल्स दिया होगा, और उसके बाद नीचे और भी डिटेल्स दिया होगा। ठीक है, as we all know that exams are getting conducted in objective form, but still I would always suggest you all कि सम भी प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो हम सम क्यों सॉल्व करें, ऐसा एटीट्यूड मत रखना। ठीक है, स्टॉक ऑफ मटेरियल ओपनिंग, क्या ये रॉ मटेरियल है, तो यहाँ पर लिखा भी है। स्टॉक ऑफ मटेरियल क्लोजिंग, ये क्या रॉ मटेरियल है, लेकिन क्लोजिंग है तो ये माइनस होगा। परचेज ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज किया तो इसको ऐड टू रॉ मटेरियल। डायरेक्ट वेजेस है तो देखो ना यहाँ पर अपने आप में एक डायरेक्ट वेजेस का एडिंग है, वो उसमें ही जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट वेजेस वो क्या होगा, वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड भी आप लोगों में से कोई बोलता होगा इसे, या प्रोडक्शन ओवरहेड। ओके, वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड चलेगा। ठीक है, सैलरी टू एडमिन स्टाफ, ये कहाँ जाएगा, एडमिन में जाएगा, ऑफिस एंड एडमिन। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड क्या होगा, रॉ मटेरियल में ऐड होगा। क्यों, क्योंकि इनवर्ड कब होता है, देखो स्टूडेंट बहुत बार बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं। लेट मी मेक इट क्लियर टू यू ऑल। देयर आर टू कॉन्सेप्ट। कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या होता है, जब तुम रॉ मटेरियल खरीदते हो, ठीक है, जब तुमने रॉ मटेरियल खरीदा और उसे अपनी फैक्ट्री में लाया, दैट इज कैरेज इनवर्ड। तो इसके लिए ये कहा जाता है प्रोडक्शन ओवरहेड में। कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या होता है, जब तुम्हारा प्रोडक्ट तुमने फैक्ट्री में लाया, उसे प्रोसेसिंग किया, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, तो जो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के बाद हम बेचने के लिए मतलब मार्केट में भेजने के लिए जो उसे बाहर निकालते हैं अपने कंपनी से, दैट इज कैरेज आउटवर्ड। इसलिए ये आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, क्योंकि जब तुम ला रहे थे तो वो रॉ मटेरियल था, ठीक है, तो इसलिए वो प्रोडक्शन ओवरहेड में या सॉरी रॉ मटेरियल में जाता है, वो प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं, रॉ मटेरियल में ऐड होता है कैरेज इनवर्ड। लेकिन आउटवर्ड है तो किस में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज हमेशा याद रखना। देखो कॉन्सेप्ट जब तुम्हारा क्लियर रहता है ना तो बातें अच्छे से याद रहती है। जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, तुम सोचोगे कि मगअप कर लेते हैं हम, तो ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट समझ के चलना होगा कि क्यों वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है और क्यों वो रॉ मटेरियल में आता है। ठीक है, तो आउटवर्ड कहाँ जाएगा, कहाँ जाइए, आउटवर्ड जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैनेजर सैलरी, मैनेजर नॉर्मली ऑफिस में होता है, ऑफिस एंड एडमिन। जनरल चार्जेस भी एडमिन में डाल दो, कुछ पता नहीं उसका कोई क्या है तो एडमिन। लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट, इसका नो इफेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं कॉस्ट शीट। अगर कंपनी के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस चल रहा है या कंपनी को कोई पेनल्टी देना पड़ा तो कंपनी का उसके कारण क्या अपने प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देगी। हम लोग कॉस्ट शीट क्यों बना रहे हैं, हम कॉस्ट शीट इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें प्रोडक्ट का रेट पता चले। अगर कंपनी को के ऊपर कोई लीगल एक्शन चल रहा है, कंपनी ने कुछ अनएथिकल काम किया होगा, कंपनी को पेनल्टी पे करना पड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, तुम प्रोडक्ट का रेट बढ़ा दोगे, नहीं।
तो दिस कैन नॉट बी एडेड, तो इसको क्या लिखेंगे, नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा कॉस्ट शीट। ठीक है। फ्यूल, वर्क ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, जो प्रोडक्शन का हिस्सा है ना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फैक्ट्री बोला है ना, तो वर्क ओवरहेड में ले लो। डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर कहाँ बैठता है, ऑफिस में, तो वो कहाँ जाएगा, एडमिन ओवरहेड। रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ होते हैं, फैक्ट्री में, तो वो जाएगा वर्क्स ओवरहेड में। रेंट एंड एक्सेस, फैक्ट्री, क्लियरली फैक्ट्री बोला है तो कहाँ जाएगा, वर्क्स ओवरहेड। रेंट एंड टैक्सेस, ऑफिस, तो ये कहाँ जाएगा, एडमिन। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, वर्क्स ओवरहेड में। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कहाँ जाएगा, एडमिन, क्योंकि फर्नीचर कहाँ रहता है, कंपनी में। सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ऑडिट फीस, एडमिन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो क्या होता है, तुम अभी ऐसे सोचो कि जब कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऐड करना है तो कहीं पे भी कुछ भी ऐड करते जाओ, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमें ये भी जानना होता है कि कौन से स्टेज में ज्यादा कॉस्ट लगा है, कौन से स्टेज पे कम कॉस्ट लग रहा है, ये सारी चीजें भी हमें रीड करनी होती है, इसलिए हम कॉस्ट शीट बनाते हैं। ठीक है। द मैनेजर्स टाइम इज शेयर्ड बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो 20:80। मैनेजर का सैलरी क्या है, 72,000 है क्या, 72,000 को तुम्हें 20:80, 20%, 80% भी बोल सकते हो। 72,000 into 20 divided by 100 कितना हो गया, 14,400 into जाएगा 57,600। ठीक है। 14,400 कहाँ जाएगा, फैक्ट्री एंड ऑफिस ना, तो ये पहला हिस्सा कहाँ जा रहा है, फैक्ट्री में, और ये जो है वो ऑफिस एंड एडमिन, मतलब एडमिन में जाएगा। ये फैक्ट्री मतलब कहाँ जाएगा, वर्क्स ओवरहेड में। ठीक है, और ये एडमिन में जाएगा। Carriage out would include 7,500 being carriage inward on the plant machinery. कुछ नहीं, कैरेज इनवर्ड है ना, तो माइनस कर देंगे वहां से और यहाँ पर ला करके ऐड कर देंगे। ये सब टाइप के एडजस्टमेंट हमने पहले भी किए हुए हैं कि अगर सपोज किसी का इम्पैक्ट कहीं और चला जाता था तो हम उधर से माइनस करके इधर ऐड कर देते थे। दैट्स इट। सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यस, सेलिंग प्राइस इज ये सब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 120% ऑफ सेलिंग प्राइस, sorry, 120% of the cost price, 120% of the selling price, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। तो ये सब तरीके के सम्स में आप लोगों को सॉल्व करा दूंगी। ओके, ये 2006 में पूछा हुआ सम है। ये है हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले हेडिंग में हम लिखेंगे मेसर्स अवधूत एंटरप्राइजेस कॉस्ट शीट फॉर द क्वार्टर ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। स्टेप, एलिमेंट एंड अमाउंट। डायरेक्ट मटेरियल में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अमाउंट तो आप लोगों ने देखा होगा क्वेश्चन में, माइनस सॉरी प्लस कैरेज इनवर्ड। ठीक है, ये सब ऐड कर लिया तो कितना आएगा, 15,66,000। माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक तो 3 लाख माइनस, और माइनस को प्लीज ब्रैकेट में दिखाने की आदत डाल लो आप लोग, अच्छा रहेगा वो हैबिट। 12,66,000। ठीक है, ये क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल। अब उसमें हम क्या ऐड करते हैं, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद क्या आया, 17,43,000। ये क्या हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। वर्क्स ओवरहेड हम उसमें ऐड करेंगे, या जिसे हम फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं। उसमें क्या क्या आएगा, इनडायरेक्ट वेजेस, मैनेजर की सैलरी 20% आएगी, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन, मतलब वो सारी चीजें जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी एंड यू विल ऐड इट।
सब ऐड कर देंगे तो 17 प्लस ये ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 20,76,000। ओके, अब वर्क्स कॉस्ट मिल गया हमें। प्राइम कॉस्ट में एडमिन ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, वर्क्स कॉस्ट, सॉरी एडमिन नहीं ऐड किया, वर्क्स ओवरहेड ऐड किया। वर्क्स ओवरहेड ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, वर्क्स कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट में हम क्या करेंगे, एडमिन ओवरहेड ऐड कर देंगे। एडमिन में क्या क्या आता है, जो भी चीजें तुम्हारे ऑफिस से रिलेटेड है, ठीक है, वो सारी एडमिन में आ जाती है। सैलरी टू स्टाफ, मैनेजर सैलरी, यहाँ पर मैनेजर की सैलरी 80% आ गई। जनरल चार्जेस, डायरेक्टर्स फीस, ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, ये सब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एडमिन ओवरहेड। ठीक है, एडमिन ओवरहेड को इसमें ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या ऐड करते हैं, वर्क्स कॉस्ट में क्या ऐड किया हमने, एडमिन ओवरहेड, और ये ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अब क्या ऐड करना है हमें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कैरेज इनवर्ड, देखो यहाँ पे क्या बोला था, कैरेज इनवर्ड में एडेड था ना, तो उसे माइनस कर लिया। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। ओके, एक्स्ट्रा एडेड था वो माइनस कर लिया और फाइनली जो भी इफेक्ट आता है वो दे दिया यहाँ पर। उसके अलावा कमीशन ऑन सेल्स, सेल्समैन सैलरी, जो भी हो सब ऐड कर लिया। सबको ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट बाहर आता है वो ऐड कर लेंगे किसमें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड किया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो हमें क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स में अब क्या ऐड होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, सेल्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट, देयर आर टू कॉन्सेप्ट, कॉस्ट 120% on cost, 120% on selling price। तो कॉस्ट ऑन सेल्स कितना आया, देखो ये ऐड और माइनस तो तुम खुद से भी कर सकते हो, चाहिए तो मैं तुम्हें ऐड करके दिखा देती हूँ। फाइनल अमाउंट 17,43,600 प्लस 3,32,400 प्लस 2,222 प्लस 1,08,000। ठीक है, इट मीन्स 2,40,600 हो गया। तो ये क्या है हमारा, 100% है। कॉस्ट को यहाँ पर 100 ऑन कॉस्ट बोला है ना, जिसके ऊपर बोला है ना उसको 100% कंसिडर करना रहता है। ऑन कॉस्ट बोला है तो ये हो गया 100%। ऑन कॉस्ट कितना, 120%, तो फिर इसमें क्या ऐड करेंगे हम, 20%। 24,06,000 का 20% कितना होगा, 4,81,200। ये ऐड करेंगे, ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। हमें एक प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट कितना लगा, 24,06,000। ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स बना रहे होंगे हम, एक प्रोडक्ट नहीं बनाया हमने, सब यूनिट का मिलाकर के कितना गया, 24,06,000, और उसमें हमने प्रॉफिट मार्जिन कितना रखा, 20%। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें, 4,81,200, ये हमारा प्रॉफिट है। और उसके बाद फाइनली वो प्रोडक्ट मार्केट में कितना रेट में बिकेगा, 48,87,200। कोई भी एक प्रोडक्ट नहीं है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मिक्सचर है, मतलब बहुत सारी जो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया उन सबका अमाउंट है। मैं तुमको यूनिट वाला भी सॉल्व कराऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट पार्ट, वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट टू। अपार्ट फ्रॉम दैट ये नोट लिख लेना होगा तुम्हें कि लीगल चार्जेस फॉर क्रिमिनल सूट 20,000 will be ignored while preparing cost sheet. Carriage on machinery will be capitalized, so it will be ignored in the cost sheet. Carriage on machinery. Being, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, carriage outward include 7,500 being carriage inward on plant and machinery। तो ये एक्चुअल प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है, तो इसे प्लांट एंड मशीनरी के साथ कैपिटलाइज करना है, कॉस्ट शीट में इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने सिर्फ उसको माइनस किया, उसको कहीं और ऐड नहीं किया। वरना अगर ऐसा बोला होता ना, कैरेज आउटवर्ड में इनवर्ड का इतना अमाउंट ऐड है 7,500, तो हम लोग आउटवर्ड से माइनस करते हैं और इनवर्ड में जाके ऐड भी कर देते हैं, बट यहाँ पर इनवर्ड में ऐड देखो नहीं किया है,
क्यों नहीं किया है? बिकॉज ये जो इनवर्ड है ना, ये रॉ मटेरियल का इनवर्ड नहीं है, ये इनवर्ड किसका है? मशीनरी का, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का है, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे। आई होप कि आप लोगों को आज का सम समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। कॉस्ट शीट बहुत इजी है, कुछ नहीं है, जिस तरीके से हम लोग ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अपना वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल P&L अकाउंट सिखा था, वैसे ही कॉस्ट शीट इनफैक्ट उससे ज्यादा इजी है। वो उसमें तो भी बहुत कुछ एड ऑन लेस एड लेस रहता था, तो फिर कंफ्यूजन होता था, बट यहाँ पर इतना कुछ नहीं है, काफी इजी सम रहता है इसमें, ठीक है। सो बस तुम्हें एक बार ये मगअप कर लेना है। I hope that you all understood whatever I have taught to you all today. So this is it for the day. आज हमने क्या क्या सीखा? मशीन आर सीखा, लास्ट सम सॉल्व कर लिया, उसके अलावा मैंने आप लोगों को परफॉर्मा सिखाया कॉस्ट शीट का। Apart from that, we have solved some. In our next lecture, we are going to solve many more sums on that basis. I hope कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। Okay? नहीं समझ में आया तो फिर डाउट पूछ लेना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लियर कर दूंगी आपको, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टडी वेल, ठीक है।